अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन के महायुद्ध की। इससे लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया, एक ऐसा बयान जिससे पुतिन जरूर खुश हुए होंगे। दरअसल ट्रंप ने रूस यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होने का ठीकरा किस पर फोड़ा? ज़ेलेंस्की पर फोड़ा। ट्रंप ने कहा कि शांति वार्ता में ज़ेलेंस्की ही बाधा बने हुए हैं। ट्रंप का दावा यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद के चलते युद्ध खिंचता चला जा रहा है। ट्रंप ने यह पहली बार स्वीकार किया है कि चुनाव से पहले युद्ध को तुरंत खत्म करने का उनका दावा जितना आसान दिखाई देता था उतना आसान है नहीं। अब उनकी प्राथमिकता ज़ेलेंस्की को टेबल पर लाने की होगी, जबकि ज़ेलेंस्की का कहना यह है कि पुतिन शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये देखें, अभी तक क्या हो रहा था कि पुतिन को मनाने का जोर चल रहा था कि पुतिन मान जाए, पुतिन मान जाए, पुतिन युद्ध को खींच रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि पुतिन तो समझ जाएंगे लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं समझ रहे हैं। और ज़ेलेंस्की किसके भरोसे उछल रहे थे? पहले ट्रंप के भरोसे थे और अब यूरोप के भरोसे हैं। ऐसे भी तो पुतिन जब चाहे ज़ेलेंस्की को फिनिश कर देंगे। सर नहीं, देखिए, ट्रंप साहब को अगर वेनेजुएला पे कब्जा बरकरार रखना है, ट्रंप साहब को अगर ईरान पर हमला करना है, ट्रंप साहब को अगर ग्रीनलैंड लेना है, ट्रंप साहब को कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना है, तो उन्हें ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ज़ेलेंस्की ही इस सब के जिम्मेदार है और ज़ेलेंस्की ने जितनी जमीन ले ली है वो ज़ेलेंस्की को दे दो। वो तो यूक्रेन की 22% ले रहा है, मैं तो 4-4, 5-5 देश पे पूरा कब्जा कर रहा हूँ, तो घाटे का सौदा है नहीं। तो इस समय तो वो लड़ेंगे नहीं। तो रूस कहेगा ना कि साहब आप हम पे आरोप लगा रहे हो, आप देखो आपने वेनेजुएला में क्या किया, आप ईरान में करने क्या जा रहे हो, आप ग्रीनलैंड में क्या करने जा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बड़े देश अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह से अलास्का में ट्रंप ने बात की थी पुतिन से, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की जब अमेरिका व्हाइट हाउस जाते हैं बात करते हैं, जिस तरीके से फोन पर बात की थी, जब ये ट्रंप कहते हैं कि भाई रूस कुछ नहीं हो तो कागजी शेर है, हम सुविधाएं देंगे, साधन देंगे ज़ेलेंस्की को, उसको लड़ना चाहिए, तो तमाम नाटो के देश कहते हैं कि हम हथियार मुहैया कराएंगे। जब पीछे हट जाते हैं, अमेरिका ने सिर्फ ज़ेलेंस्की को एक मौखिक शब्द समर्थन दिया है, कोई मदद नहीं की। आज ज़ेलेंस्की स्टेज पे आ गए कि वो तो मतलब बीच में डूब गए, रूस को छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से धोखा ज़ेलेंस्की के साथ किया और अब आप खुलकर कह रहे हो कि ज़ेलेंस्की तैयार नहीं, इसका मतलब यह है कि आप सीधे रूस से कह रहे हो कि आपने अभी तक जो किया है 3 साल ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के साथ, वो आपने ठीक किया, अमेरिका उसका समर्थन करता है। यह एक विश्वासघात है। मुझे लगता है कि यूक्रेन के साथ, एक छोटे देश के साथ आपने जिस तरीके से व्यवहार किया, मुझे लगता है कि अब ट्रंप अपने भविष्य की राजनीति को लेकर वो चीन के साथ, रूस के साथ एक कोई समझौता करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में जब चीन ताइवान पर हमला करे तो वो ये कह दे कि भाई ताइवान अपनी जिम्मेदार है, इसके लिए ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? उन्होंने अपना सब कुछ ऑल इन, सारी ताकत उन्होंने लगा दी। पहले अमेरिका के दम पर, फिर यूरोप के दम पर उन्होंने अपनी जमीन भी गंवानी शुरू कर दी, पूरी अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा गई। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ही नहीं मान रहे हैं, वो अड़ रहे हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की क्यों मानेंगे? आप अपने देश का एक टुकड़ा, 22% टुकड़ा जो है जमीन का टुकड़ा, यदि कोई आपसे छीन ले और कहे कि आपको नाटो का मेंबर भी नहीं बनना है, तो क्या वहाँ इतने सारे लोग मारे गए हैं, खंडहर में तब्दील हो गया है। सिर्फ गाजा के खंडहर हमें दिखाई देते हैं, वहाँ के खंडहर हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की से वहाँ की जनता तो सवाल पूछेगी ना, तो फिर लड़ने किस लिए गए थे, शुरुआत किसके कारण? और ये सवाल तो ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं पूछ रहे होंगे नाटो के बाकी मेंबर्स से कि भाई तुम्हारे ही कहने पर तो हम गए थे, तुमने एक सहमति जताई थी, इसलिए तो नाटो को मेंबरशिप का हम फॉर्म भरे थे, और तुम जो है अब उस मेंबरशिप तो देना तो दूर, अटैक कर दिया, हमारी 22% जमीन चली गई। इसके बावजूद भी नाटो समेकित तौर पर यदि फोर्स के तौर पर लड़ती तो बात कुछ और होती, हो तो सकता था हार जाते, लेकिन हार के डर से उन्होंने नहीं किया। और ये बात बिल्कुल जायज लगती है कि अभी आप ही के स्क्रीन पर हम देख रहे थे कि अब्राहम लिंकन जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑन द वे है। तो इसका मतलब है कि आप गेराल्ड को भी आप लेकर के आ चुके हैं और अब्राहम लिंकन को भी लेकर के आ चुके हैं। 2 प्रकार की मैसेजिंग है। उसी बीच में ताइवान अपने आप को कैसा महसूस कर रहा होगा इस समय? भाई एयरक्राफ्ट कैरियर जो यहां पर लगा करके रखा हुआ था, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगभग था, वो तो वहां से हट गया है। और ये तो वैसे ही है ना कि जब अर्जुन दूर तक चला जाए
तब जो हम जो है वो युधिष्ठिर को बंदी बनाएंगे। तो आपने क्या किया है, आपने ताइवान को छोड़ दिया है। कल जाकर के अटैक यदि ताइवान पर करता है तो ताइवान को हाथ में लेने में चीन को कितना देर लगेगा? ज्यादा देर नहीं लगेगा। यदि अमेरिका वहां पर नहीं खड़ा हो तो चीन को ताइवान तो यूक्रेन जैसा बड़ा कंट्री भी नहीं है, एक तो छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, एडवांस मिसाइल भी उसके पास है। लेकिन फिर भी अमेरिका को आने में तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा ताइवान के अंदर। लेकिन मैंने पहले भी एक बार कहानी कुर्सी की जिक्र में किया था कि मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो अमेरिका की प्रायोरिटी से हट करके अब मिडिल ईस्ट जो है और अरब कंट्री वाला ये उसकी प्रायोरिटी पे चला आ गया है। पहले वो सोचता था कि ये स्टेबलाइज किया है, ये रीजन स्टेबलाइज्ड है, हमको इंडो पैसिफिक की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए वो भारत के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी ताकि हम चाइना को कंटेन कर सकें। इंडो पैसिफिक में यदि कंटेन करना है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तीनों को साथ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। अब कहीं ना कहीं ट्रंप की मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी बदली है, जिसका हमको सामने नतीजा दिखाई दे रहा है।